आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है कश्मीर में सियासत में उलझी जमहूरियत। जी हां, सही तो है कि कश्मीर में सियासी जमातों की सियासत में मुल्क की जमहूरियत उलझी नजर आ रही है, जहां शय और मात का खेल खेला जा रहा है और इसमें जमहूरी निजाम को भी शायद ताक पर रखने से गुरेज नहीं किया जा रहा। हालांकि पीडीपी, एनसी और कांग्रेस के इत्तेहाद के साथ ही सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की सरकार बनाने के दावे के फौरन बाद गवर्नर का असेंबली तहलील करने का जो फैसला आया, उस पर सियासी जमातें उंगली उठा रही हैं। हालांकि खुद गवर्नर अपने फैसले पर वजाहत पेश करते दिखाई दिए, लेकिन पूरा हंगामा खेज माहौल तब और दिलचस्प हो गया जब इसमें पाकिस्तान की एंट्री हो गई, जब बीजेपी को पीडीपी, एनसी और कांग्रेस के साथ आने के पीछे पाकिस्तान नजर आ गया। यानी पूरे सियासी ड्रामे में बीजेपी ने पाकिस्तान की भी एंट्री करा दी। हालांकि ऐसा दावा करने वाली बीजेपी के राम माधव दवे से सब इल्जाम साबित करने को जब यह कहा गया तो उन्होंने माफी मांग ली। वैसे यह समझना भी मुश्किल नहीं है कि जब तक वादी का सियासी माहौल बीजेपी के माकूल रहा, तब तक तो पाकिस्तान महज सरहद के पार से ही दाखिल होने की कोशिश करता रहा, लेकिन माहौल उसके बरक्स होते ही पाकिस्तान सीधा सरहद के अंदर दाखिल हो गया। खैर, इन इल्जामात और इल्जाम तराशियों से उठ रहे सवालों के साथ ही यह भी सवाल पैदा होते हैं कि अब इस सियासी बहरान का हल क्या है और क्या गारंटी है कि इलेक्शन के बाद भी किसी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी मिलेगी, और उस वक्त भी अगर कोई मुखालिफ पार्टियां साथ आती हैं तो फिर उनके दावे को क्या सही माना जाएगा। करेंगे पूरी सरगर्मी पर तफसील से बात और मौजू पर जुड़ेंगे सभी सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे और अपने मेहमानों से बातचीत करें। लेकिन उससे पहले देखिए खुसूसी रिपोर्ट पूरी सरगर्मी पर। धरती की जन्नत ने भले ही सर्दी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हो, लेकिन मौजूदा हालात ने रियासत की तपिश को बढ़ा दिया है। पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ जैसे ही सरकार बनाने का दावा पेश किया, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ने भी अपना दावा पेश कर दिया। लेकिन हुकूमत साजी की इन कोशिशों को कोई बल मिलता, फैसला होता कि सरकार बनाने का मौका किसे मिलेगा, तब तक जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने असेंबली तहलील करने का हुक्म दे दिया। हालांकि सत्यपाल मलिक अपने फैसले को सही बताने के लिए ऐसी दलीलें दे रही हैं जिन पर लगातार सवाल उठ रही हैं। उनका कहना है कि ये इत्तेहाद एक खास नजरिए का है और उन्होंने इससे रियासत को बचाने के लिए असेंबली तहलील की। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि वो कौन सा नजरिया है जिसकी बात गवर्नर साहब कर रहे हैं। मैं प्रदेश में कोई अंडरहैंड डिफेक्शन से, डर से, दबाव से या हॉर्स ट्रेडिंग से कोई सरकार बनेगी, उसके पक्ष में नहीं हूं। मैं उसके बदले चाहूंगा कि चुनाव हो, चुनी हुई सरकार आए और वो अपने प्रदेश को चलाए। इधर पूरी सरगर्मी में नया मोड़ तब आया जब जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर से पाकिस्तान की एंट्री हो गई। ये एक इत्तेफाक ही है कि जब कश्मीर में सियासत की हवा बीजेपी से हटकर बहने लगती है तो वहाँ पाकिस्तान का नाम आ जाता है। जब तक बीजेपी पीडीपी सरकार में रही, उसके बाद अब तक जो गवर्नर रूल रहा, तब तक पाकिस्तान सिर्फ सरहद के जरिए दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर में मकामी पार्टियों का इत्तेहाद सामने आया, बीजेपी को फिर से पाकिस्तान याद आने लगा। गवर्नर ने राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था को चालू रखने का पूरा कोशिश किया। अब एक जम्मू विरोधी गठबंधन खड़ा कर दो और जैसा लोकल बॉडी इलेक्शंस में आपको बॉर्डर के उस पास से इंस्ट्रक्शन आया कि पार्टिसिपेट मत करो, आपने बॉयकॉट किया। अब इंस्ट्रक्शन शायद आया होगा कि नहीं 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 सरकार बनाओ, सरकार बनाने के चक्कर में जा रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, ये जो गठबंधन बनाने का आनन फानन में उन्होंने प्रयास किया, ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का प्रयास था। तो गवर्नर का निर्णय सही था। इन इल्जामात के दौरान बीजेपी शायद ये भूल गई कि इस इत्तेहाद में से सबसे पहले जिस पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था, उसी के साथ मिलकर उन्होंने वादी में 4 साल राज किया है। लेकिन जब से बीजेपी पीडीपी से अलग हुई है, तब से पीडीपी फिर से दहशत गर्दों की पार्टी बन गई है। खैर, राम माधव दवे के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने ऐतराज जाहिर करते हुए कहा कि माधव या तो इल्जामात साबित करे या फिर माफी मांगे। वो उस वर्कर का बेटा जानता है, उस वर्कर की बेटी जानती है, जिसके आंसू आज तक पहुंचे नहीं गए। आप हमें कहते हो कि हम पाकिस्तान के इशारों पे नाचते हैं? अगर हिम्मत है राम माधव साहब, आप अपनी जो सबूत आपके पास है, वो सबूत लेके लोगों की अदालत में आ जाइए। हम भी देखते हैं आप कहां पे खड़े हैं। ये बुजदली की सियासत आप मत करिए। बहुत देखा हमने आप जैसे लोग। हिम्मत है सबूत लेके आइए, नहीं तो माफी मांगिए।
लोग देखेंगे आप में कितना दम है। उमर अब्दुल्ला के चैलेंज के बाद राम माधव ने माफी मांग ली, लेकिन कांग्रेस ने भी राम माधव पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि जब वो पीडीपी के साथ थे तो क्या तब भी वो दहशतगर्दों या अलहदगी पसंदों के कहने पर चलते थे। Ram Madhavji was the architect of PDP-BJP alliance. Did he get instructions from across the border when he constituted that unholy alliance? When in presence of Modi ji and Ram Madhavji, thanks were given to separatists and Pakistan for elections in Jammu and Kashmir instead of our army and people of J&K, were they getting instructions from across the border? First look within yourself before blaming others, for you have been a party, Mr. Ram Madhav and Prime Minister Modi, to pushing Kashmir into an unending cycle of violence. रियासत में गवर्नर रूल अगले महीने खत्म हो रहा है और असेंबली तहलील होने के बाद अब जल्द ही इलेक्शन भी करवाने होंगे, लेकिन सियासी इल्जाम तराशियों के बीच बीजेपी जिस तरह से एनसी और पीडीपी जैसे रिवायती दुश्मन पार्टियों के साथ आने पर नजरिए की बात कर रही है, उसे खुद भी ये ध्यान रखना होगा कि उसने भी पीडीपी के साथ इत्तेहाद करके सरकार बनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। हम पूरी सूरत हाल अगर जम्मू कश्मीर की देखें तो यह साफ है कि जो पिछली बार असेंबली इलेक्शन हुए किसी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिली और वहां पर जितनी भी सियासी पार्टियां हैं एक दूसरे के मुखालिफ है, सीधे तौर पर उनका नजरिया जो है एक दूसरे से अलग है। अब जाहिर सी बात है जब कोalition होगा तो दो अलग अलग नजरिए की पार्टियां एक साथ आएंगी। अब ऐसे में इससे पहले क्या जो इत्तेहाद था वो अलग अलग नजरिए वाला नहीं था, ये सवाल खड़े होते हैं। और सवाल ये भी कि अब जब अलग अलग नजरिए साथ आ रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या हो सकती है। हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग की बात जो है वो वाकई अगर ऐसा था तो नहीं होना चाहिए था, उसको लेकर के जो इकदाम उठाने चाहिए थे वो उठाए गए, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस, बीजेपी, एनसी, पीडीपी, इन सब के किरदार की बात और फिर जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल की बात भी कहीं ना कहीं जेर बहस है। हम तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ चुका है, तमाम सवालों के जवाब तलाश करेंगे। अपने मेहमानों से सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के लीडर रोहित चहल साहब जुड़ चुके हैं, तो साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रोफेसर अजय उपाध्याय साहब हैं। इसके अलावा हमारे साथ श्रीनगर स्टूडियो से जुड़े हुए हैं मुर्तजा खान साहब जो कि सीनियर पीडीपी लीडर हैं, और यहां पर हमारे साथ स्टूडियो में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह साहब मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में पॉलिटिकल एनालिस्ट इनामुन नबी साहब मौजूद हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अनिल आनंद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। हम बातचीत की शुरुआत करें और बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से एक बार फिर से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो सीधे और सटीक अपने सवालों, जो उनसे सवाल पूछे जाए उनके जवाब दें, इधर उधर घुमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारे नाजरीन के तय अहम जिम्मेदारी है कि हम मुस्बत बहस करें और बाअसर बहस करें। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों को एक बार और बता दें कि पहले हिस्से में बहस के आप सभी को 2-2 मिनट का वक्त मिलेगा, उसमें आपको अपनी बात रखनी होगी। रोहित चहल साहब, मैं बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूं कि गवर्नर ने असेंबली तहलील कर दी, इसके पीछे कई तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। सवाल मेरा यह है कि 5 महीने अगर बाकी पार्टियां इत्तेहाद में थी तो इंतजार क्यों कर रही थी, यह सवाल खुद गवर्नर की तरफ से आया। तो फिर तहलील करने को लेकर के भी 5 महीने का इंतजार क्यों दिखाई दिया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए साउथ जी, ऑनरेबल गवर्नर ने जो भी बात कही वो बिल्कुल सत्य है। जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर के हालात बन रहे थे और खास करके जो वहां पे जो पार्टीज हैं और जो रूलिंग पार्टीज हैं और जो पूरा एक ड्रामा जो चला कल के दिन में, जब आप देखेंगे तो महबूबा मुफ्ती जी ने जो लेटर गवर्नर साहब को जो किया था उसके अंदर लिखा, उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था जो बाय द मीडिया रिपोर्ट्स वी गॉट कि हमारे इनके पास कांग्रेस और एनसी का सपोर्ट है। और जैसे ही रात होती है पता लगता है कि जो गुलाम नबी आजाद जी हैं वो कुछ और कह रहे होते हैं, सैफुद्दीन सोज जी कुछ और कह रहे होते हैं। तो पहली बात तो क्या था वो पता नहीं, कौन से किसने समर्थन दिया किसने नहीं दिया, कांग्रेस की क्या था। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहां पर स्टेबल गवर्नमेंट रहे, क्योंकि कश्मीर एक नॉर्मल राज्य से अलग है, क्योंकि वहां पर जो सिचुएशन है, बॉर्डर एरिया है, किस तरीके हालात हैं, और बहुत ही हमारा एक अभिन्न अंग है कश्मीर। भारतीय जनता पार्टी यही मानती रही। और दूसरी बात महत्वपूर्ण विषय यहां पर यह है कि जो पार्टियां
पार्टियां बायकॉट कर रही थी जनरल जो इलेक्शन, जो अभी सिविल बॉडी के और जो पंचायत के इलेक्शंस थे, जिस तरीके से उन्होंने पूरा बायकॉट कर दिया, लोकतंत्र की हत्या करने की आज वो बात कर रहे हैं, जिस तरीके लोकतंत्र की हत्या उन लोगों ने सिविल बॉडी के इलेक्शंस में की थी। और आज जब भारतीय जनता पार्टी का वहां पर ग्राफ बढ़ा, जिस तरीके से वैली कश्मीर के अंदर आउट ऑफ 27 जो बॉडीज थी, उसमें से 25 बॉडीज के अंदर जो चेयरमैन थे वो भारतीय जनता पार्टी और उनके सपोर्ट से बने। तो जिस तरीके से कश्मीर के अंदर बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, और जो एक डर एनसी और पीडीपी के अंदर, खास करके कांग्रेस के अंदर भी था, क्योंकि ये सब लोग पार्टियां सिर्फ कश्मीर तक ही हैं, जम्मू तक इनका कुछ नहीं है। तो बीजेपी जब जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके राइज हुई है, तो एक डर था, इसी वजह से आज इनको लोकतंत्र वापस याद आया है, जो बायकॉट कर रहे थे। तो असली चेहरा जो है इनका सामने है। 5 महीने तक ये लोग क्या कर रहे थे, इन्होंने कहा हमें सरकार बनानी नहीं है, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ कि इनको सरकार बनाने का याद आया। तो मुझे लगता है इसके पीछे जो भी है वो सब जनता समझ रही है, और बीजेपी जिस तरीके से मजबूत हुई है वो एक बहुत बड़ा कारण वहां कश्मीर के अंदर है। और आने वाले इलेक्शंस के अंदर भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहां पर जो काम हुआ, मोदी जी ने जो डेवलपमेंट के काम किए, तो हमारे लिए कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जम्मू कश्मीर, और हम इसको आगे लेके डेवलपमेंट सर दिख रहा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो आपकी नजर लगातार बनी हुई है और इंस्टेंट काम हो रहा है। लेकिन मुर्तजा खान साहब, देखिए बीजेपी की तरफ से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आप 5 महीने के इंतजार क्यों कर रहे थे। हालांकि मैंने ये पूछा कि फिर 5 महीने तक असेंबली डिसॉल्व क्यों नहीं की गई, उसका जवाब नहीं आया। लेकिन आप क्या कहेंगे इस पूरी सरगर्मी पर? 5 महीने तक आप लोग क्या कर रहे थे? खिचड़ी क्यों इतना लंबी टाइम तक पका रहे थे? वो तो जल गई होगी फिर। आवाज नहीं जा रही शायद। मुर्तजा साहब, क्या आप तक आवाज आ रही है? मुर्तजा साहब तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही, हम उनसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, कुछ टेक्निकल इशू है। यही सवाल मैं प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी आपसे ही पूछना चाह रहा हूं। ठीक है, आप किंग मेकर बनना चाह रहे हो, आप साइड रहे हो, आप बाहर से ही समर्थन देने की बात कर रहे हो, लेकिन इतने वक्त तक क्यों आखिर खिचड़ी पकती रही? पहले कुछ कर लेते और फिर उसके बाद जब असेंबली डिसॉल्व हो गई तो फिर चीजें बाद में आपके सामने आ रही हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे हैं कि अभी सिर्फ बातचीत हो रही थी, अभी कुछ हुआ नहीं था, कंस्ट्रक्टिव नहीं था। कंस्ट्रक्टिव हुए बगैर क्या लेटर भेज दिया उन्होंने? 2 मुद्दे हैं। पहले मुद्दे तो जो 4 बिंदु राज्यपाल ने बताई है कि क्यों मैंने इसको डिसॉल्व किया विधानसभा को। पहला बिंदु है राजनीतिक विचारधाराओं का विरोधाभास था। सरकार बनती तो ये राजनीतिक विचारधारा आपस में नहीं थे। मैं कहता हूं क्या बीजेपी और पीडीपी की जब सरकार बनी थी तो राजनीतिक विचारधारा समान थी? पहला प्रश्न। दूसरा है, इन्होंने कहा खरीद फरोख्त की बात है। खरीद फरोख्त इनको पहले पता कैसे चला? पहली बात। दूसरी बात, यदि राज्यपाल महोदय को यह पता थी तो सज्जाद लोन जैसे सेपरेटिस्ट के साथ 18 विधायकों का समर्थन और बीजेपी के समर्थन से वो सरकार बनाने की बात कर रहे थे, इस पर क्या कभी छानबीन हुई? दूसरी बात, अंतिम है, बहुमत अलग अलग दावे करती है। ठीक है, बहुमत का दावा कहां बनेगा? जब विधानसभा में फ्लोर पर टेस्ट होता, फ्लोर पर तो टेस्ट ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। और जम्मू कश्मीर में नाजुक सुरक्षा व्यवस्था के कारण क्या अब सुरक्षा व्यवस्था ठीक हो गई है? यदि लोकतांत्रिक सरकार रह करके यदि इनको सुरक्षा व्यवस्था में प्रश्न है तो 3.5 साल तक किस आधार पर इन्होंने सरकार चलाई? चारों बिंदु जो राज्यपाल ने दिए हैं ये लोकतंत्र की हत्या की है, और चारों बिंदु इनके नकारा और फ्रॉड घोषित होते हैं। पहली बात। अंतिम बात, राम माधव जी बड़े चिल्ला रहे हैं पाकिस्तान। उनको जब देश में कोई काम नहीं होता, देश में जब दिक्कतें होती है तो उनको बार बार भाजपा के साथी और ऐसे लोगों को पाकिस्तान प्रधानमंत्री जी को भी याद आता है। बेशक खुद उसवैया खाने चले जाते हैं और जिन्ना के मजार पर चादरें चढ़ाने चले जाते हैं, इसमें इनको कोई आपत्ति नहीं होती। जहां तक पाकिस्तान की बात है, राम माधव जी से पूछना चाहता हूं मैं कि क्या पीडीपी की सरकार के साथ आप रहे और उससे पहले एनसी के सरकार के साथ भी आप सरकार बनाए? पाकिस्तान ने ही आपको निर्देश दिया था बनाने के लिए। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न राम माधव जी से है, दूसरा प्रश्न, पीडीपी की सरकार जो बनी उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ के यहाँ गए थे, मिले थे। लगता है नवाज शरीफ के कहने पर महबूबा जी को चीफ मिनिस्टर बनाया था क्या उन्होंने? क्या ऐसा निर्देश कुछ मिला था क्या उनको? तीसरी बात, जो राम माधव जी कह रहे हैं कि ये लोग से आतंकवादी और ये लोग पाकिस्तान के इशारे पे थे, तो 2014 में गए थे और लंदन में मिले थे राम माधव जी। जरा ये पूछना होगा देश से कुछ बात दे। वैसे बड़ा दिलचस्प है, अब्दुल्ला जी से जब मिले थे तो क्या ये राम माधव जी पाकिस्तान के इशारे पर किया था? 10 सेकंड अंतिम है कि यदि पाकिस्तान के इशारे पर थी तो सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रही थी? एक्सपोज करे, नहीं तो सामूहिक
माफी मांग ली सर, माफी मांग ली, ठीक है, ठीक है सर, सर माफी मांगनी चाहिए प्लीज सर, आप और जा चुके सर। देखिए अगर एक स्ट्रक्चर बिगड़ेगा तो सबको बिगड़ेगा सर। उपाध्याय जी ठीक है सर, मैं रोक रहा हूं। देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी दिलचस्प फितरत नजर आती है सियासत की कि मैंने सवाल पूछे लेकिन सवाल के जवाब में एक दो नहीं 10 सवाल आ गए। ठीक है, बीजेपी से पूछा गया है, मैं उसका जवाब लूंगा लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया उपाध्याय जी। बहरहाल मैं आता हूं आपके पास। मुर्तजा खान साहब तक क्या आप तक आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रहा हूं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर यही कहा जा रहा था कि अगर आप लोग साथ थे, अगर आप लोग इत्तेहाद में थे तो फिर 5 महीने का वक्त क्यों लग गया? इतनी लंबी खिचड़ी क्यों पकाई? ये तो जल गई है। देखिए बीजेपी अगर ये इनका स्टैंड क्लियर था तो ये पिछले 5 महीने तक इन्होंने कभी भी एक मर्तबा भी ये नहीं कहा है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली को डिसॉल्व किया जाए, बल्कि बीजेपी इस दौरान बराबर ही इस कोशिश में मसरूफ रही कि हॉर्स ट्रेडिंग करके डिफरेंट पार्टीज के अंदर जो ब्रेक अवे फैक्शंस पैदा करके किसी ना किसी तरीके से नाजायज हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर कायम की जाए। उसके मुकाबले में पीडीपी का स्टैंड शुरू से ये रहा गवर्नमेंट टूटने के बाद कि रियासत जम्मू कश्मीर की असेंबली को डिसॉल्व किया जाए। यही स्टैंड नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी था और यही स्टैंड कांग्रेस का भी था। लेकिन उस सब के बावजूद भी गवर्नर साहब ने 5 माह तक इन 3 पार्टीज के स्टैंड की कदर नहीं की और एक मौका फराहम करने की कोशिश की बीजेपी को, ताकि वो हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए मौका आपको भी तो मिल रहा था, उसी का तो फायदा उठा रहे थे सर। अगर आप एक तरफ डिमांड कर रहे हैं कि आप डिसॉल्व कीजिए, दूसरी तरफ फिर आप ये लेटर भेजते हैं कि हम साथ हैं, ये भी तो अपने आप में कंट्राडिक्शन है ना इसमें। देखिए इसमें कंट्राडिक्शन की बात नहीं है। जिस वक्त ये 3 मेजर पार्टीज की एक डिमांड को कंसीड नहीं किया गया और उसके मुकाबले में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर सके, तो उस वक्त इन 3 पार्टीज ने इश्यूज को लेकर, हालांकि इनकी आइडियोलॉजिकली बहुत सारी डिफरेंसेस होने के बावजूद कुछ मेजर इश्यूज को लेकर रियासत जम्मू कश्मीर की आज की स्पेसिफिक सिचुएशन को सामने रखकर एक कंसेंसस बिल्डअप करने की कोशिश की कि ये हॉर्स ट्रेडिंग और इस तरह के तमाम इश्यूज को चेक करने के लिए ये पार्टीज जो है इन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड किया और रियासत के अंदर एक हुकूमत कायम करने की कोशिश की। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से इससे पहले भी हिस्ट्री रही है रियासत जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्कटल करने की, एक बार फिर जो है वो इस जमहूरी प्रोसेस पे शबखोन मारा, एक बदनाम किया ठीक है। मुर्तजा साहब मैं आऊंगा आपके पास, मुजफ्फर शाह साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सर टाइम आपका आप हो गया, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा, लेकिन मुजफ्फर शाह साहब आप जरा बताएं। देखिए आपका सीधे तौर पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो इन सब के बीच नहीं है, लेकिन आप भी एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं जो भी रियासत जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसके मफाद के हिसाब से कैसे देखते हैं आप, आपका नजरिया क्या है? और इन सब के बीच बात यह भी कि इस खेल में शह किसकी मात किसकी? देखिए बदकिस्मती से लोगों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हम किस मुसीबत से वहां गुजर रहे हैं, नोबडी सीम्स टू बी बॉदर्ड अबाउट इट। हमारे राज्यपाल जी ने, गवर्नर साहब ने एक डेमोक्रेसी पे मुझे लगता है उनके एक्शन से बहुत बड़ा एक डाका मारा है और उनके पास पावर है। ही हैज द पावर टू डू थिंग्स एज द गवर्नर। अगर उनके पास एक लेटर आता है और उसमें एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लिखती हैं कि मेरे पास नंबर्स हैं, और उसके साथ साथ दूसरे साहिब भी लिखते हैं कि मेरे पास भी नंबर्स हैं, व्हाट डू यू डू? सर वो तो मिला ही नहीं ना। सुनिए मेरी बात, वो अलग बात है, वो मिला नहीं मिला तो मिल गया जरूर उनको, मगर आप उनको दावत दे सकते हैं। आप आइए जरा, जो आप अज्यूम कर रहे हैं वो माने या फिर जो गवर्नर साहब कह रहे हैं वो माना जाए? वो तो बाज़ाब्ता कह रहे हैं कि ही हैड टू आस्क देम, क्या ये भाई आपका मामला इस तरह बन रहा है, ठीक है, क्या बात है, ये आइडियली ये होना चाहिए, ठीक है, शो मी द नंबर टू सजाद लोन आल्सो, टू महबूबा मुफ्ती आल्सो, ठीक है, ये एक बात है। वो नहीं हुआ वो, सो उन्होंने डिसॉल्व करना इसको बेहतर समझा। ये डिसोल्यूशन होना चाहिए था जब आपका रिश्ता टूट गया बीजेपी पीडीपी और बीजेपी के साथ में, और उस वक्त वहां की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। उसी वक्त आपको इसको हाउस को डिसॉल्व करना चाहिए था, ये नौबत ही नहीं आ जाती।
किस तरह से वहां पे लोग पिस रहे हैं। ये नहीं कि कश्मीर में ही, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध कश्मीरी पंडित सब लोग इकट्ठे। और एक बात यह है, गवर्नर ने अब फैसला लिया है, क्या लिया है उसको कौन ये सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगा नहीं ले जाएगा अलग बात है, मगर मेरा काम है एज सियासी जमात के एक वाइस प्रेसिडेंट के नाते और सिविल सोसाइटी के नाते, हमने एक मुहिम चलाई थी 3 महीने पहले कि दोनों सियासी पार्टियों को जमा होना चाहिए, तीनों को इकट्ठे एक जगह पे, क्योंकि इस वक्त हमारे ऊपर वार हो रहा है। तो एक तरह से आपकी जो मुहिम है वो कामयाब भी हुई, लेकिन आखिरकार वो तश्कील नहीं कर पाई गवर्नमेंट, ये दिख रहा है। ठीक है सर, मैं आऊंगा जरा और मेहमानों के पास भी जाऊंगा। इनामुन नबी साहब, जरूर देखिए, आप रियासत जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल जो हालात हैं उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं और उसके बारे में लगातार स्टडी भी करते रहते हैं। ये जो अचानक से ये कल से हंगामा खेज जो सूरत हाल बनी, इसके पीछे जाहिर सी बात है इक्तदार हासिल करने के लिए ही सारी पार्टियां एक साथ आ रही थी। इन सब के बीच जो डिसोल्यूशन हुआ है असेंबली का, और ये जो कोइंसिडेंट दिख रहा है कि लेटर भी सेम वक्त में जा रहा है और उसी वक्त डिसॉल्व की जा रही है, क्या आपस में कोरिलेट नहीं होते? देखिए सौद जी, मैं इसको 2 हिस्सों में बांट सकता हूं। एक ये कि इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो फिर मेरा ये मानना है कि कल जो फैसला लिया गया वो बहुत जल्दी में लिया गया, क्योंकि 16 नवंबर को ऑनरेबल गवर्नर ने खुद कहा कि वी विल नॉट डिसॉल्व द गवर्नमेंट, अगर विल नॉट डिसॉल्व द असेंबली। अगर 16 नवंबर तक ये दिमाग में था कि असेंबली को डिसॉल्व नहीं करना है, फिर रात को ही 1-2 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने डिसॉल्व किया। मेरा ये मानना है कि गवर्नर साहब को एक सेशन बुलाना चाहिए था। हॉर्स ट्रेडिंग हो, जो उन्होंने बाकी चीजें मेंशन की है अपने प्रेस रिलीज में, ऑर्डर में, उसका दूध का दूध और पानी पानी निकलता। कम से कम ये तो पता चलता कि महबूबा जी का नंबर क्या है, ये पता चलता कि सजाद लोन साहब अगर क्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट, आइडियली यही होना उसके पास क्या नंबर था। हुई एक बात। दूसरी बात, अभी मुर्तजा साहब ने भी आपसे कहा कि इन्होंने कहीं लोगों के हित की बात नहीं की। इन्होंने बात अगर की वो पार्टी की बात की, हॉर्स ट्रेडिंग की बात की। इन तीनों पार्टियों, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, इनको डिसइंटीग्रेशन से खतरा लग रहा था। इनको लग रहा था कि पार्टी खत्म हो रही है, इनकी पार्टियां खत्म हो रही थी। अगर ये सीरियस होते, कल जब मुझे कंप्लीट करने दीजिए, अगर ये सीरियस होते, कल जब असेंबली डिसॉल्व की गई, आज सुबह ये सुप्रीम कोर्ट में हुए होते। आज इन्होंने अपने मेंबर्स की परेड की होती यहाँ पर दिल्ली में आकर राष्ट्रपति भवन के सामने कि हमारे पास नंबर है, इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, आप हमें एलो क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जब कर्नाटक में कर सकते तो यहाँ क्यों नहीं? बिल्कुल, लेकिन हमें पता है चाहे एनसी हो या पीडीपी हो, इन्होंने हमेशा अपने लोगों को लेट डाउन किया है, इन्होंने डिसअपॉइंट किया है। इनकी वजह से अगर इंस्टीट्यूशन में कहीं खराबी हुई, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इनको आयद होती है। जब सिविल सोसाइटी और बाकी लोगों ने इनको प्रेशर किया सरकार बनाने के लिए, तब तो ये टस से मस नहीं हो रहे थे। अचानक जब इनके अंदर फाउंडर मेंबर्स बाकी लोग निकलने लगे, शुरू हो गए, तो ये ढूंढते रहे कुर्सी को। ये कुर्सी और पार्टी बचाने के लिए गेम थी, बाकी लोगों के हित में कुछ नहीं था। लोगों के हित में इन्होंने पैलेट्स चलाए, बात जो है लोगों के मफाद की होनी चाहिए, और दरअसल यहां कोशिश अपने अपने मफाद की ही साधने की ही हो रही है। लेकिन अनिल सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, बात वही आ गई कि जब कर्नाटक में आप ये काम कर सकते थे, वहां पर आपको लग रहा था कि ठीक है, आप एक साथ हैं, मुत्तहिद हैं और आपके पास नंबर्स हैं, तो क्या यहां पर आपको किसी तरह का डर है, या फिर आप अभी भी उस कंस्ट्रक्टिव सिचुएशन में नहीं है जो ये कह पाए कि हमारे पास नंबर है? अगर ऐसा था तो फिर क्यों नहीं परेड की, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट गए, क्यों पीछे हट गए, बैकफुट पर क्यों? अब देखिए, हमारे को पैनलिस्ट ने बहुत अच्छा कहा, गफलत दोनों तरफ से हुई। और मुझे एक शेर याद आ रहा है इस गफलत को एक्सप्लेन करने के लिए कि जुनू का दौर है, किस किस को जाए समझाने, जुनू का दौर है, किस किस को जाए समझाने, इधर भी अकल के दुश्मन इधर भी दीवाने। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने नाअहलियत का सबूत दिया है, तो गवर्नर साहब ने उससे भी बढ़ चढ़ के जो नहीं करना चाहिए था उन्होंने उनको किया। बिल्कुल सही। लेकिन सर, ऐसे क्वेश्चन कर देना भी क्या ठीक है? क्योंकि जी, किसको क्वेश्चन कर देना? गवर्नर साहब को, क्योंकि देखिए उन्होंने तो अपनी बात वजाहत भी पेश की। देखिए, वजाहत उन्होंने पेश की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है सुभाष कश्यप साहब, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा कि गवर्नर जो है उनके पास ताकत है, ये पावर है। क्या पावर एक्सट्रीम होती है? क्या डिस्क्रिशन जो है इज इट अ ब्लैंक चेक? नो, इट इज नॉट। इस सब के बाद, पावर के बाद, डिस्क्रिशन के बाद आपकी विजडम आती है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नर साहब ने किसी दबाव में आके विजडम अपनी इस्तेमाल नहीं की। ये ऐसी चीजें, ऐसे मंजर हम पहले भी जम्मू कश्मीर में देख चुके हैं, भुगत चुके हैं हम। इस वक्त तवक्को थी कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियां देने के बाद
सिविलियन लोग बड़े मारे गए, सिक्योरिटी वालों ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत कुर्बानी दी। कहीं ना कहीं एक लेवल पे हम कश्मीर की सिचुएशन को लेके आए थे, लेकिन बदकिस्मती से अब फिर वही एक्सपेरिमेंट। मैं कश्मीर को पॉलिटिकल साइंस की लेबोरेटरी कहता हूं। हर ना कोई आता है वहां, एक तजर्बा करता है, तजर्बा करके तोड़ जोड़ करके तबाह करके वापस निकल जाता है। अब ये मुझे महसूस हो रहा था कि अब ये नहीं होगा, हम एक नई दुनिया में हैं, हम एक 21st सेंचुरी में हैं, एक नई सरकार बनी है, एक नया एक अक्स है, ये नहीं होगा। और एक बहुत अच्छा स्टेप प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया था, जिसकी मुझ जैसे आदमी को, जो एक जर्नलिस्ट भी है, सहाफी भी है और एक पॉलिटिकल वर्कर भी रहा है, बहुत तवक्को थी कि एक पॉलिटिकल आदमी गवर्नर होना चाहिए जम्मू कश्मीर का। अदरवाइज हमने जनरल साहिबान और रॉ के फॉर्मर चीफ और ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स, हम यही देखते हैं। लेकिन मेरा वो जो एक उम्मीद थी मेरी, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, ये कंडक्ट गवर्नर साहब का देख के वो भी उम्मीद टूट गई। तो फिर जाएं तो जाएं कहां, यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। और खास बात यह भी कि 8वीं बार है जब इस वक्त जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लगा हुआ है। क्या यह जमहूरियत के लिए ठीक है? और सभी जानते हैं कि जमहूरियत के लिए अवामी सरकार का होना ही सबसे ज्यादा जरूरी और ठीक होता है। हम तमाम और पहलुओं पर भी जाएंगे और जो डिबेट है पहले हिस्से के बाद हम इस डिबेट को भी ओपन करेंगे। जम्मू कश्मीर में मचे सियासी हंगामे पर हम बात कर रहे हैं कि अब तो कम से कम ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि अब जम्मू कश्मीर अगले इलेक्शन में जा रहा है और वहां पर सभी पार्टियों को आवाम के जो इम्तिहानात हैं उससे गुजरना होगा। लेकिन उससे पहले जो लगातार सरगर्मी दिखी, हम उस पर बात कर रहे हैं और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। और रोहित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, हालांकि उपाध्याय जी की तरफ से लगातार कई सवाल आए, उन सवालों के जवाब मैं चाहूंगा अगर आप दे सके, लेकिन टू द पॉइंट और जल्दी से। देखिए साउथ जी, मैं बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए कि लोकतंत्र की हत्या हुई, लेकिन देश को जानना जरूरी है लोकतंत्र की हत्या कब हुई थी। जब इमरजेंसी देश के अंदर इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, जब लोकतंत्र की हत्या तब हुई थी। एक प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न का उत्तर इन्होंने किया कि किस तरीके कश्मीर के जो हालात हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस। देखिए, गठबंधन भारतीय जनता पार्टी तो अभी 3 साल रही, इससे पहले किसका था? एनसी और कांग्रेस ने लगातार जम्मू कश्मीर पर राज किया। और शेख अब्दुल्ला जी, सुन लीजिए एक एक प्रश्न का उत्तर, मतलब शेख अब्दुल्ला जी रहे, शेख अब्दुल्ला जी 8 फिर बाबा अब्दुल्ला, जिस तरह के हालात है, कांग्रेस पार्टी नेहरू जी की उसकी वजह से आज देश के अंदर ये हालात है, कश्मीर के जो हालात है वो इस वजह से है। आतंकवाद, आज पिछले 6 महीने में इन्होंने तो कुछ किया नहीं, लगातार इन्होंने कहा हमें सरकार नहीं बनाई। आज भी मेरा उपाध्याय जी से एकमात्र प्रश्न है, इसका उत्तर दे दें कि इनको पता था कि इन्होंने कोशिश करी कि वहां सरकार बन जाए, जब इन्हें लगा कि फेल हो रहे हैं, जब इन्हें पता था कि इनके साथ जो विधायक थे, इनके विधायक भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तब इन्होंने क्या किया? तब ये कह रहे हैं, आज सैफुद्दीन सोज जी कुछ और कह रहे हैं। मैंने प्रश्न किया था, उत्तर नहीं दिया इन्होंने अभी तक। गुलाम नबी आजाद जी कुछ और कह रहे हैं और जो अपना मीम अफजल जी वो कुछ और कह रहे हैं। तो मीम अफजल जी और सैफुद्दीन सोज जी पार्टी में नहीं है क्या? ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, रोहित चैन साहब, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं। इनामुल नबी साहब, आता हूं मैं आपके पास, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि आप जो सवाल ये पूछ रहे थे, मौजूदा वक्त की बात हो रही है या फिर अगर हमने लगातार यही बात करनी है कि 72 सालों में 70 सालों में क्या हुआ है, तो फिर हम मौजूदा वक्त पर हट जाते हैं, हम हिस्ट्री पर डिबेट कर लेते हैं। सुनिए, हम करंट पर बात ही नहीं करते, हम हिस्ट्री पर डिबेट रख लेते हैं। जो भी मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात। मुझे प्रेजेंट पर आप बात करिए, मैं प्रेजेंट का जवाब चाह रहा हूं। बात कही जो मेरे भाई बैठे हैं, जो अभी पॉलिटिकल एनालिस्ट बन के बैठे हैं, मेरे भाई कश्मीर से, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर सच में इनको सरकार बनानी थी तो अभी तक फ्लोर टेस्ट तो छोड़िए ना, परेड कराइए ना। इन्होंने कर्नाटका के अंदर क्या कराया? आइए क्यों नहीं राष्ट्रपति भवन तक आते, क्यों नहीं लेटर लेकर आते? सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर जनता को बेवकूफ बनाने वाले चुनाव के अंदर 5 राज्यों में इनकी सच्चाई इनके सामने आई है। सर, सवाल आया, जवाब। मैं एक शब्द नहीं बोला था, मुझे आशा है कि चहल साहब बोलेंगे। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप सीरियस नहीं थे, सीरियसनेस की बात हो रही है, लेकिन 3 बातें, ये 2 बात आ चुकी है। 3 बातें हैं। 4.5 साल मैं आ रहा हूं और 3.5 मुर्तजा साहब, इस पर मैं आपके पास भी आऊंगा ये जवाब लेकर के, उपाध्याय जी का जवाब लेकर आपके पास आ रहा हूं। 3.5 साल की सरकार स्टेट में रही। इन्होंने कहा कि जो अलायंस बन रहा था, ये अलायंस टेरर के साथ समझौता करता। 426 लोग मारे गए, 426 लोग मारे गए। उपाध्याय जी, उन्होंने हिस्ट्री की बात की, तो आप भी तो फिर वही बात कर रहे हैं। आप आज सरहद पर जवान मर रहे हैं, वर्तमान की बात ही कर रहा हूं। आप वोट जा रहे हैं क्या? ठीक है, आप परेड करा रहे हैं क्या? रोहित साहब, ठीक है, जवाब ले रहा हूं। मुर्तजा साहब जरा होल्ड रखिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। बिल्कुल सर, मैं आ रहा हूं। मुजफ्फर सर, अचानक सऊद साहब, अचानक रात के 9 बजे गवर्नर साहब को बड़ी
दिक्कत होने लगती अरे है। अफजल गुरु के लिए आप कोर्ट खुलवा सकते हैं, तो परेड ले आइए ना रात को राष्ट्रपति भवन पे। ठीक है ना, जवाब दे लीजिए। मैं वही तो जवाब दे रहा हूं। जो अचानक उनको ये आत्मज्ञान हो गया कि अब सब हॉर्स ट्रेडिंग होने वाली है, 5 महीने तक क्यों रुक कर? कहां सो रहे थे 5 महीने? रोहित साहब जवाब आ जाए। ये डिस्टर्बेंस है रोहित साहब, देखिए ये डिस्टर्बेंस है रोहित साहब, डिस्टर्बेंस आज का सर, रोहित साहब डिस्टर्बेंस है, बाकी लोगों को भी बात जाना है सर, डिस्टर्ब हो रही है डिबेट। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आ रहा रखा था ना कि यदि अलायंस का कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई संभावना बने पार्टियों के अंदर, तो वहां पुनः चुनाव में न जाना। आपने मौका दिया था, इसलिए आपने मौके को। और मान लीजिए कि यदि ऐसी कोई परेड बने ना, तो राज्यपाल का यह दायित्व बनता था कि सबको बुलाते इनके लिए। यदि कोई आपके पास, लेकिन इसका जवाब नहीं है उपाध्याय जी, इसका जवाब नहीं है कि आपके पास कितने नंबर है, आप सामने रखिए, वही परेड कराइए। महबूबा जी ने जो प्रेम पत्र लिखा था, फैक्स किया, वो इनको नहीं मिला। इनका प्रेम पत्र आपने महबूबा जी कह दिया, आपका प्रेम हमारे को वही फैक्स में मिला है। सरकार को लोकतंत्र की ये प्रेम पत्र यही सवाल मुर्तुजा साहब से रिएक्शन लेकर की चाशनी चूस रहे थे। मुर्तुजा साहब से जवाब लेकर पैरों के नीचे अजय जी हमारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। चहल साहब, उपाध्याय जी, उपाध्याय जी और चहल साहब, ठीक है ठीक है सर, आप दोनों ही नहीं है, सिर्फ आप दोनों नहीं है सर, आप लोगों के पास भी जाना है सर। मैं आप लोगों के पास भी आऊंगा। मुजफ्फर साहब, मुर्तुजा साहब याद नहीं आता है। मुर्तुजा साहब आप क्या कहेंगे? रोहित चहल साहब, सर मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा सर, ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा सर। उपाध्याय जी सर, देखिए यू बोथ आर डिस्टर्बिंग द डिबेट सर। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर, मैं किसी और से सवाल पूछ रहा हूं। मुजफ्फर, ठीक है, मुर्तुजा साहब आप क्या कहेंगे? जल्दी से जवाब दिए। मुजफ्फर सर, मैं इसका जवाब लेकर आ रहा हूं आपके पास। जी मुर्तुजा साहब, मेरा ये कहना है 2 चीजें। एक तो इनाम नबी साहब ने और बीजेपी के स्पोक्समैन ने ये कहा है कि 5 माह तक हम किस चीज का इंतजार कर रहे थे और हमारे लोग जो हैं वो खिसक रहे थे, इस वजह से हमने ये कोशिश शुरू की है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर पीडीपी का कोई एमएलए अगर पार्टी छोड़ने के मूड में होता या उसने किसी के झांसे में आया होता, तो उसके पास 5 महीने थे और एक बार नहीं कई बार जो है ऐसी कोशिशें हुई हैं। ठीक है सर, आपने फिर अपनी पार्टी की बात की कि आपकी पार्टी मुत्तहिद है, चलिए ठीक है। लेकिन मुजफ्फर शाह साहब, देखिए बात यही है कि जब हम कांग्रेस, बीजेपी, पीडीपी की बात कर रहे हैं तो आवाम की बात आ ही नहीं रही है। ये फैक्स मशीन से ही खराब हो गई है कि अब इनको लोकतंत्र ठीक है रोहित चहल साहब, इनामुल नबी साहब, मैं आ रहा हूं सर, आप लोग के पास आ रहा हूं सर। मेरा सवाल मुजफ्फर शाह जी से है, मैं मुजफ्फर से जवाब चाह रहा हूं, मुजफ्फर जी से जवाब चाह रहा हूं। मुजफ्फर जी, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पार्टीज की बात कर रही हैं, आवाम की बात कौन करे? सरकार नहीं बनी आपकी। मुजफ्फर शाह साहब, सज्जाद लोन के साथ उपाध्याय जी ठीक है, उपाध्याय जी प्लीज। कौन है सज्जाद लोन? ठीक है उपाध्याय जी प्लीज सर, मैं आ रहा हूं। रोहित चहल साहब, सर आपके पास 1-on-1 डिबेट नहीं हो रही ना सर, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। मेरे बीजेपी के भाई साहब, मेरे कांग्रेस के भाई साहब, मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर को 2019 की नजर से ना देखें प्लीज। वहां पे ऑलरेडी आग लगी हुई है, हमको उस आग को बुझाना है, उस पर पेट्रोल मत डालिए। और वहां एक सीरियस इशू इस वक्त है। सही बात। सिविल सोसाइटी ने, मैंने बहुत कोशिश की 3 महीने पहले कि इन सबको इकट्ठे बिठाया जाए। इन सब में कौन सर? किस को सर? तमाम सियासी जमातों को वहां पे। बीजेपी भी शामिल थी इसमें? नहीं जी। हाँ तो बताइए। सुनिए, इसमें कांग्रेस थी, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें पीडीपी थी, जो अभी हो रहा है भाई, जो वहां के लोग थे। क्योंकि क्या मामला था, सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर हुई है और वो हमारा वो केस अभी जनवरी में आने वाला है। ओके। उसकी वजह से, क्योंकि वो दैट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ द एंटायर स्टेट एज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। सो उस हिसाब से, और जो हमारे तशख्खुस की बात है, हमारे गैरत और जमीर की बात है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे, ये नहीं कि कश्मीर अलग, जम्मू अलग और लद्दाख अलग, ठीक बात जी नहीं। उसके लिए हमने कहा था कि आप सब लोग मिल जाइए, बात कीजिए, लेट्स फॉर्म अ पूरे खित्ते के मफाद के लिए। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को चैलेंज किया जाए यूनाइटेडली। सही बात। और उसको 3 महीने लगे हमको हर किसी से मिलने, लेकिन ये साथ नहीं आए, आपकी कोशिश पे नहीं आए साथ। सुनिए मेरी बात। और एक तय पाया गया कि आगे बढ़ेंगे, मगर नहीं मामला उस तरह जमा। और आज फिर
इस वक्त जब सडनली 2-3 महीने के बाद ये बात इस बार जब दोबारा आए ये लोग साथ में, तो क्या आपकी इन्वॉल्वमेंट थी उसमें, जब दोबारा अभी साथ में आए, जब साथ में? जी नहीं, मैं सिर्फ इतनी बात करना चाह रहा हूं। आज ये आप मत यहां, ये जो मेरे बीजेपी के साथी यहां बैठे हैं, कांग्रेस के साथी यहां बैठे हैं, 2019 पर आप नजर कीजिए जरूर, मगर आप जम्मू कश्मीर के बारे में भी ये सोचिए, हमने 3 जनरेशन ऑलरेडी खो चुकी हैं वहां, और हमारे तशख्खुस पे वार है। मुझे इस वक्त इलेक्शन का मामला नहीं है, जैसे मेरी बाकी सियासी बात कश्मीर के हालात की होनी चाहिए, उसके मफाद की होनी चाहिए। एक मिनट, मेरा मामला यह है कि जनवरी में देयर इज अ पिटीशन कमिंग अप फॉर हियरिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस। आज मैं दोबारा सिविल सोसाइटी के जरिए, ठीक है सर, इन सब जमातों को कह रहा हूं कि भाई लोग तुमको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं, आप सबको देख रहे हैं, और आपको आना पड़ेगा सामने। वो देख रहे हैं कि कौन अवाम के साथ है, और ये डिफेंड करना पड़ेगा मुझे 35A को, 370 को, 1952 की पोजीशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर स्टेट को दी गई हुई है। ठीक है, बिल्कुल, ये मामला हमारे सामने है। इन बेसिक इश्यूज पर बात कौन करेगा? ठीक है सर, आप इसको मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर को 2019 का आप उसको, ठीक है, अहम बात कर रहे हैं, मैं अहम बात कर रहे हैं अनिल आनंद जी। मैं देखिए इसी बात पर कि अवाम की बात कौन करेगा, अवाम के बारे में कौन सोचेगा, एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इन सब के बीच देखिए जो सिनेरियो हुआ कल, जो भी डेवलपमेंट हुआ, उस पर भी थोड़ी सी हम तफसील पर बात कर सकते हैं कि देखिए गवर्नर साहब ने तो सीधे तौर पर कुछ बातें बताई कि ये दिक्कत थी। उन्होंने कहा कि ईद मिलादुन नबी की छुट्टी थी, इसलिए फैक्स नहीं मिला, और 5 महीने तक ये लोग क्या कर रहे थे, हॉर्स ट्रेडिंग की बात कही गई। फिर जब हम ये देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती यही कह रही हैं कि जिस फैक्स मशीन से उन्होंने खत भेजा उनको नहीं मिला, उसी फैक्स मशीन से ऑर्डर जारी हो जाता है, और फिर 5 महीने तक असेंबली को डिसॉल्व करने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया जाता है, ईद मिलादुन नबी के दिन लिया जाता है। ये क्या आपस में कोरिलेट नहीं करता है? कोरिलेट करता है तो मतलब क्या निकलता है? देखिए, कोरिलेट भी करता है और शक व शुबहात भी पैदा होते हैं इस कंडक्ट से, राजभवन के कंडक्ट से। बाकी लोगों का तो चलो आपने डिस्कस कर लिया, पॉलिटिकल पार्टीज का भी, कि परेड करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए था। ये सारे हरबे डेमोक्रेसी में अपनाए जाते हैं, नहीं किया उन्होंने, जरूरी भी है। लेकिन बहुत जरूरी था कि राजभवन का कंडक्ट ठीक रहता, वो अबव सस्पिशन रहता, उनको उस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए था। मैं इसलिए कह रहा हूं ये कि 3 महीने हुए हैं गवर्नर साहब को वहां पे गए हुए, 3 महीने में कम से कम उन्होंने 50 इंटरव्यूज दे दिए प्रेस में, और हर इंटरव्यू में वो गोल पोस्ट उठा के बदल देते हैं। वो अब असेंबली को ही लेके वो 4 बार वो गोल पोस्ट, अगर उनको यहां सूट करता है तो यहां रखते हैं, यहां सूट करता है तो यहां रखते हैं। पहले उन्होंने कहा कि साहब अभी कुछ नहीं होगा, फिर उन्होंने कहा कि मैं 6 साल तक ऐसे ही सस्पेंडेड एनिमेशन रखूंगा। मुझे नहीं मालूम कौन सा कानून उन्होंने पढ़ा था कि 6 साल वो सस्पेंडेड एनिमेशन रख लें। उसका उन्होंने उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दी कि साहब एमएलए जो होते हैं लिंक होते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, तो इसलिए ये सैलरी ले रहे हैं, लेते रहे। भाई आप अपनी जेब से दे रहे हैं वो सैलरी, मान लिया वो भी उनकी बात ठीक थी, फिर चलने देना चाहिए था। फिर आपने अचानक रात को 8 बजे आपने डिसॉल्व कर दिया। अब वो 5 महीने की सैलरी जो उन एमएलए को आपने दी, उसका कौन हिसाब देगा? उसका आप लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। और जैसे आपने बड़ा अहम सवाल पूछा, लोगों के मसलों की बात, लोगों की बात कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। आज इतनी तशवीश है जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर लद्दाख में इतनी डिवीजन हो गई है, और उसको मैं एक लाइन और कह के मैं खत्म करूंगा अपनी बात। मुझे ये वैसे तो सारा ही वाकया जो है बड़ा सीरियस है और तशवीशनाक। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं, और भी तशवीश वाली है, वो है राम माधव साहब की स्टेटमेंट। ओके, वो देखिए, वो ऑफ द कफ स्टेटमेंट नहीं है, सोची समझी स्टेटमेंट थी, जहां पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से लिंक कर दिया, जम्मू के खिलाफ एक सरकार बन रही थी। दैट जुमला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सीरियस। करना क्या चाह रहे हैं आप मानसिकता को समझिए। मानसिकता ये है, जैसे मुजफ्फर शाह साहब ने कहा, नजर आपकी इलेक्शन पे है। जम्मू के खिलाफ सरकार का मतलब है हिंदू जम्मू बनाम मुस्लिम कश्मीर, विच इज अ वेरी वेरी डेंजरस। रामू नबी साहब, मैं इसी पर आपका स्टेक चाहूंगा कि आप बताएं कि आखिर क्या नजर आता है। हम एक मुस्तकबिल की बात करते हैं, खेलने के बराबर है जी, जो ये सिचुएशन पैदा कर दी गई है या हो गया, जैसा उन्होंने कहा कि राजभवन की भी जो रोल है, किरदार है, जैसा अनिल सर कह रहे हैं कि वो सस्पिशन से अबव होता तो बेहतर होता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच फ्यूचरिस्टिक वे में अगर हम देखें तो क्या नजर आता है जम्मू कश्मीर में? इलेक्शन तो होगा, लेकिन अवाम का साथ कौन पाएगा?
देखिए, इनकी परफॉर्मेंस एट द बॉटम रही है। आप अगर पीडीपी की ही बात करें, पीडीपी बीजेपी की, पीडीपी नेता पिछले 20 महीनों में कहीं कोई उन्होंने पब्लिक रैली नहीं की। अगर आप रिकॉर्ड उनका चेक करेंगे, उसी से आपको ये इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप कि उनकी छवि लोगों में क्या है। ये जो 35A का बहाना उन्होंने लिया, फिर बाइकआउट किया अर्बन लोकल बॉडीज का, वो बेसिकली इनका मुंह काला हुआ था। ये मुंह दिखाने के लायक नहीं थे लोगों को। ये किस मुंह से लोगों के पास जाते? इन्होंने तो वोट लिया था बीजेपी के खिलाफ, वोट लिया बीजेपी के खिलाफ और सरकार बनाई बीजेपी के साथ। कह रहे थे हमें वोट दीजिए, बीजेपी को रोकना है, लेकिन सरकार बनाई। ये 35A पर क्या बात करेंगे? सरफेसी एक्ट, हमारे पास लॉ एक्सपर्ट यहाँ मुजफ्फर शाह साहब बैठे, सरफेसी एक्ट इन्होंने लाया। इन्होंने यहाँ पर जीएसटी को लाकर हमारी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को खत्म किया। इनका क्या वजूद है कि ये हमारे पास 35 और बाकी चीजों की बात करें? एक्सपोज, चाहे एमसी हो या पीडीपी हो, कांग्रेस वेरी इंपॉर्टेंट कांग्रेस इज कंफ्यूज्ड हाउस। सुबह जी न्यूज पर उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी मेंबर्स भाग रहे थे, हमें सपोर्ट करना पड़ा। कुछ कह रहे हमने सपोर्ट नहीं दिया। जितने लीडर्स ने कंफ्यूजिंग स्टेट क्यों नजर आ रही है कांग्रेस? वेरी इंपॉर्टेंट और बीजेपी बीजेपी स्पोक्सपर्सन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान कंट्रोलर असेंबली सज्जाद उनके साथ की जा रहा है, क्या आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान का कंट्रोल फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पर भी है? बड़ी बात, ठीक है, मैं इन सवालों के जवाब दूंगा। तो रियासत जम्मू और कश्मीर में बीते 24 घंटे में क्या कुछ हुआ, हम बात कर रहे हैं उसी पर। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। रोहित चहल साहब जी, पाकिस्तान का एंगल ही क्यों नजर आता? पाकिस्तान आपको तब याद नहीं आया जब आप पीडीपी, जिसको आज आप पानी पी पी कर कोस रहे हैं, आज उनको मुल्क मुखालिफ बता रहे हैं, तब आपको पाकिस्तान का डर नजर नहीं आता था, तब ये पाकिस्तान ऑपरेटेड नहीं थे। आज जब आपके हाथ से जब जरा सा भी आपके अपोजिट मामला नजर आता है तो आपको पाकिस्तान याद आ जाता है, पाकिस्तान ऑपरेट करने लगता है। क्या आप समझ रहे हैं कि किस तरह की बात कही जा रही है? देखिए, बिल्कुल समझ रहे हैं, और जिस तरीके के हालात कश्मीर के अंदर हैं, और पाकिस्तान का जो रोल है वो सबको मालूम है। एक बात, दूसरी बार अगर आप फिर कहेंगे इतिहास, हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है जम्मू कश्मीर में। मैं ये क्लियर, आई जस्ट वांटेड टू बी क्लियर कि यहाँ क्या हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है? साउद जी, अगर मैं थोड़ा सा इतिहास में लेके जाऊं, मेरे साथ और भी मेरे बड़े बैठे हैं सर, राम माधव जी ने जो बात कही मैं उसी पर पूछना चाह रहा हूं। शेख अब्दुल्ला जी को क्यों गिरफ्तार किया गया था? क्योंकि उनके संबंध पाकिस्तान से पाए गए थे, वो मदद कर रहे थे पाकिस्तान की। तो देखिए जिस तरीके के हालात, देखिए नहीं एग्जैक्टली, आप कंटेक्स्ट के अलग जा रहे हैं। स्थिति यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान हमेशा से वहां पर जिस तरीके हालात खराब हो उसमें लगा रहता है। आज भी अगर नवंबर के अंदर, यानी कि चौथी पार्टी पाकिस्तान था क्या? साउद जी, नवंबर के अंदर गुलाम नबी आजाद जी पाकिस्तान के हाई कमीशन से मिलने जाते हैं, उसके बाद ये सब चालू होता है। अगर ऐसा था, चलिए मैं मान लिया, चलिए एक्सेप्टेड, तो फिर कहीं जो पाकिस्तान का राम माधव साहब ने ट्वीट पर माफी क्यों मांगी? अगर ऐसा था तो वो अपने स्टेटमेंट से क्यों पलटे? कांग्रेस के अगर ऐसा पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट रहते हैं, अगर ऐसा था तो माधव साहब अपने स्टेटमेंट से क्यों पलटे? वो ठीक है, माधव वो उसका जवाब और देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर आप ये भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का कोई रोल ही नहीं है। आप उनके उठाए हुए सवाल को डिफेंड कर रहे हैं, आप उनके उठाए हुए सवाल को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन अब जब वो डिफेंडिंग बोर्ड में आ गए तो वो समझे वो पाकिस्तान नहीं है क्या? आप क्या कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? तो क्या जो संबंध आ रहा हूं सर, लेकिन कांग्रेस की बात बहुत ज्यादा अजीब नजर आ रही है। सर आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं? उपाध्याय जी आप इतना कंफ्यूज क्यों हैं? आपको पता ही नहीं कि आपके साथ लोग हैं नहीं हैं, आपको जाना है नहीं जाना है, इत्तेहाद करना है नहीं करना है? सौद साहब कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट साहब ये गलत है। कश्मीर देश का ताज है, और यदि देश के ताज की रक्षा, देश की ताज की सुरक्षा नहीं होगी तो ये देश पर प्रश्न चिन्ह आता है। ये लोग राजनीति करते हैं। कांग्रेस ने कभी जम्मू कश्मीर या 5 हो, हमने कश्मीर पर कभी राजनीति नहीं की। आपने पूरे देश में कश्मीर का नाम लेकर के सिर्फ वोट मांगी है भाजपा वालों ने और बाकी लोगों ने। क्या टीडीपी का संबंध और भाजपा का संबंध कांग्रेस ने बनाया था? क्या टीडीपी और कांग्रेस का भाजपा का जो प्रेम था वो प्रेम क्यों बना था? प्रेम किसने बनाया था? आज ये दोनों दुश्मन हो गए। मेरा कहना है ये कश्मीर की राजनीति मत कीजिए, कश्मीर राजनीति का ग्राउंड नहीं है।
कांग्रेस सबके बाद इसके लिए मुद्दा है और इसको खुद पाकिस्तान के उपाध्याय जी मुजफ्फर शाह क्या बात करते हैं ठीक है उपाध्याय जी यही आपका राष्ट्रवाद उपाध्याय जी आता कौन सा राष्ट्रवाद? ठीक है उपाध्याय जी मैं आता हूँ रोहित साहब आता हूँ सबसे रोहित साहब आता हूँ मुजफ्फर शाह साहब फिर वही बात कि आवाम की बात गोल कर गए इसका मतलब मुजफ्फर शाह साहब अरे इनामुल नबी साहब ठीक है उपाध्याय जी पॉइंट बताना चाह रहा हूँ मुजफ्फर शाह साहब अपने भाई साहब जो मेरे बगल में बैठे हैं रोहित जी इन्होंने मेरे मरहूम नाना सर वक्त थोड़ा कम है इसलिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब शेर कश्मीर का नाम थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से 1953 में क्योंकि पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात थे दैट्स ऑल रॉन्ग प्लीज डू नॉट से सच थिंग्स ऑन नेशनल टीवी काइंडली डू योर होमवर्क मैं आपसे गुजारिश करूंगा और दूसरी बात है नहीं दिक्कत नहीं है व्हाट इज अ फैक्ट इज अ फैक्ट माय डियर फ्रेंड यू कैन नॉट चेंज फैक्ट दूसरी बात है हिस्ट्री जो है दूसरी बात यह है कि जब आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं कि आप इलेक्शंस में उनके इशारे पे करते हैं बाइकआउट उनके इशारे पे करते हैं तो भाई अगर उनके इलेक्शन पे इशारे पे इलेक्शन जीता गया वहां पे 60 आदमी ने जीता है और बाइकआउट भी मैसिव हो जाता है तो तब तो रेफरेंडम हो गया ऐसी बात आपको करनी नहीं चाहिए तो प्लेबिसाइट हो गया और दूसरी तरफ से मेरे अपने कांग्रेस मेरे कांग्रेस के जो भाई साहब हैं फाइनल कमेंट चाहिए देखिए उनसे मैं इतना बात करूंगा अपने कांग्रेस के अपने भाई साहब जो हैं प्यार है इसके ऊपर आपने बाइकआउट किया 35 में से मेरे कोई सिर्फ प्यार नहीं है और जम्मू वाले को भी प्यार है ठीक है कश्मीर वाले को मैं आता हूँ लद्दाख वाले को प्यार है ठीक है बस बिल्कुल नहीं है सर फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूँ सर एक करके जवाब दीजिए एक करके जवाब लेते हैं ठीक है एक करके आ जाते हैं ठीक है रोहित साहब स्टॉप प्लीज रोहित साहब ठीक है प्लीज स्टॉप ठीक है मैं आप दोनों के पास आता हूँ चलिए ठीक है लेकिन मैं आता हूँ रोहित साहब आता हूँ मुर्तजा खान साहब अभी तो कम से कम आपकी जो कोशिश थी वो धरी की धरी रह गई और आप इतने भी कम से कम कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप ले जाकर के अपने नंबर्स साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं या फिर उसके लेकर के मार्च करें लेकिन आप इतना बताइए कि अभी जो है आने वाले वक्त में क्या आपको लगता है कि आप आवाम के सामने जाने के लायकियत रखते हैं जिस तरह के इल्जामात लगे और जिस तरह से पार्टी टूट रही है तमाम चीजें जो हो रही हैं सर फाइनल कंक्लूजन कमेंट आपका ले रहा हूं मैं 30 सेकंड में देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं सऊद साहब कि अवाम के ताउन का फैसला इलेक्शन के मैदान में उतरने के बाद होता है वो टीवी की स्क्रीन पर नहीं हो सकता है ये जो लोग कहते हैं ठीक बात चलिए पीडीपी के एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है या ठीक है अब तो जल्दी ही पता चल भी जाएगा फैसला तो इलेक्शन में होगा अब रहा दूसरा सवाल ये देखिए बहुत जरूरी बात है सऊद साहब हमने जिस वक्त ये गवर्नमेंट जो है बीजेपी के ताउन वापस लेने के बाद गिर गई थी इमीडिएटली जो है वो पार्टी लीडरशिप ने ये कहा था कि असेंबली को डिसॉल्व किया जाए उस वक्त नहीं किया गया इसलिए आपने वो कोशिश की ठीक है सर यही थी कि माफी के साथ रोक रहा हूं सर माफी के साथ रोक रहा हूं सर क्रॉस नहीं सर ये कंक्लूजन रिमार्क से सर मैं ले रहा हूं क्रॉस नहीं ठीक है क्रॉस नहीं उपाध्याय जी देखिए बार बार यही बात आ रही है कि कांग्रेस का जो रोल है ना वो समझ में नहीं आ रहा है तमाम जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि कंफ्यूजिंग लग रही है कांग्रेस क्या वाकई रियासत में जम्मू कश्मीर में कंफ्यूजिंग स्टेट पे इस वक्त नहीं कांग्रेस ने वहां शासन भी किया और प्रतिपक्ष में भी रही प्रेजेंट टाइम कांग्रेस सदैव प्रयास करना चाहती थी शुरू से लेकर आज तक कि वहां के कश्मीर के लोगों की कश्मीरियत जमहूरियत और इंसानियत की बात हो यदि उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आने वाले समय में जो भी सियासतदार रहे उसको अपनाए और कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा में लाए मुख्य स्तर पर उनकी बात होनी चाहिए जहां तक अब जो बात बीत गई उसको छोड़ दीजिए चित भी हमारी पट भी हमारी मत कीजिए भाजपा के साथी जल्दी इलेक्शन कराइए ताकि आवाम का वहां रिप्रेजेंटेशन हो सके ठीक है रोहित साहब देखिए आप पर यह इल्जाम लग रहा है कि आप पाकिस्तान का एंगल तो तलाश लेते हैं लेकिन सज्जाद लोन जैसे सेपरेटिस्ट के साथ जाने में भी आपको दिक्कत नहीं होती है और सज्जाद लोन आपसे ही हिमायत लेकर के सरकार बनाने का दावा पेश करता है
आपके रोल को लेकर के भी कई तरह के सवाल हैं। साउथ जी, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। कश्मीर एक भारत का अभिन्न अंग है, वहां पे शांति होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, वहां पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। आगे देखिए, रुक जाइए, सुन लीजिए सर ठीक है सर, ये सर मैं आपके पास आ रहा हूं। सर टाइम किल हो रहा है, सर टाइम किल हो रहा है। आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बता दूं, जो आतंकवादी सर उठाएगा उसका सर कुचला जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और फ्री हैंड में हैंड छोड़ा आर्मी को कि जो आतंकवाद, हम प्यार से चाहते हैं कि जो युवा है वो मुख्य धारा में आए, और जो बंदूक उठाएगा उसको जवाब बुलेट से ही मुझे समझ में नहीं आया कि मैं सियासी हालात पर पूछ रहा था या फिर दहशतगर्दी पर या फिर इन्फिल्ट्रेशन पर। ठीक है, बहरहाल आपने अपनी बात रख दी, लेकिन शाह साहब 3 चीज बड़े जरूरी है। हाँ सर, 30 सेकंड में। जी हाँ, नंबर 1 तो जिस चीज के लिए हमने ये इकट्ठा करने की कोशिश की थी इन सब जमातों को, वो 3 चीजें थी। नंबर 1, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ 35A, 370 एंड रिमूवल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। Let the local police handle the case. We know how to handle the governments there. When we require the armed forces, yes, we will ask for them. ठीक है सर, ये एक लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पर बातचीत हो जाएगी, और कश्मीर के हालात कैसे हैं उस पर हम बात कभी और करेंगे। लेकिन इनामुल नबी साहब, देखिए अभी जो फिलहाल सिचुएशन है वो तो दिख रहा है कि अब इलेक्शन होगा। फिलहाल जो मुस्तकबिल की बात है, किस तरीके से अभी का सिनेरियो जो है उस इलेक्शन पर असर डालेगा? देखिए, पहले आपको इलेक्शन कराने से पहले आपको ग्राउंड पर कोई काम करना है। यू हैव टू मेक कंडीसिव एटमॉस्फेयर। आप ये देख लीजिए कि साउथ कश्मीर में आपकी 1% पोलिंग हो रही है। सिटी में अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए, वहां कुछ % वोटिंग हुई। आपके कमिटीज अनकंटेस्टेड ये कैंडिडेट्स आगे। तो हवा में तीर मारने से पहले ग्राउंड वर्क करे, माहौल को साजगार बनाए। अभिन्न अंग का सवाल है जनाब, अभिन्न अंग में यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप नहीं होता, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नहीं होते, 7 लाख फौज अभिन्न अंग में नहीं होता। कोई ना कोई गड़बड़ तो है उस अंग में, तभी ये चीजें हैं। कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है अपना काम कर रही है, आर्मी सही से काम कर रही है। और ये कश्मीर इशू पर हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकल सिनेरियो पर बात कर रहे हैं। अनिल सर, पॉलिटिकल सिनेरियो पर आपका फाइनल स्टेटमेंट है। अनिल सर, कोई किसी को राजनीति करनी नहीं चाहिए कश्मीर के इशू पर। सर आपका फाइनल स्टेटमेंट पूरे सरगर्मी पर। मेरी तशवीश और है, हम पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं, पाकिस्तान से लड़ाई करने की बात करते हैं, जो विद इन द स्टेट हमारी प्रॉब्लम्स में ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है। तीनों खित्ते इस वक्त करीबन जंग है तीनों खित्तों के बीच में। इतना डिस्ट्रस्ट है, इतना अविश्वास है। आप इलेक्शन लेके क्या आप कर लेंगे? इलेक्शन प्रोसेस तो हो जाता है, कर्फ्यू भी होगा तब भी हो जाएगा। आज लद्दाख में क्या हुआ, क्यों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहां रिजाइन करना पड़ेगा? वो एक अक्स है, वो एक इंडेक्स है कि किस तरफ जम्मू कश्मीर स्टेट जा रहा है। आपको पहले, मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को इंटरव्यू करना चाहिए, तीनों खित्तों के इख्तिलाफात पहले मिटाने चाहिए। ठीक है सर, फिर पाकिस्तान। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इतना नजर आ रहा है कि सियासी पार्टियों की जो शमूलियत है वो कश्मीर के लोगों से ज्यादा अपने बारे में सोच रही हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो सियासी जमातें हैं वो लोगों के बारे में पहले सोचे, अपने बारे में बाद में। लेकिन अफसोस कि ऐसा होता नहीं है। आज का मुद्दा में बस इतना ही।